हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, अब हम अपना जो आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक साइलेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990 एंड इट्स गुड एंड बैड इफेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, हमने फर्स्ट जो अपना टॉपिक डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 कि क्या उसमें चेंजेस किए गए थे और वो चेंजेस हमने देख लिए थे कि क्या क्या मेजर चेंजेस जो उसमें हुए थे। अब आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990, यानी 1950 से लेकर के 1990 तक के बीच में जो इंडस्ट्रीज़ या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर जो बड़े बड़े चेंजेस हुए थे या उसके मेन जो फीचर्स रहे हैं, जैसा कि हमने उसके फीचर्स भी देखे थे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या मेजर फीचर्स इसके रहे हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990 वर एज फॉलोज। क्या मेजर फीचर्स रहे हैं इसके? फर्स्ट फीचर है द पब्लिक एंटरप्राइजेज वर टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये आपने पहले भी पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। क्यों दी गई? उसके पीछे भी 3-4 रीजंस दे रखे थे कि क्यों पब्लिक सेक्टर्स को प्रमोट किया गया इन प्लेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, बल्कि उनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है। दूसरा, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है, जिस ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट को गवर्नमेंट पूरा कर सकती है लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर पूरा नहीं कर सकता। इस वजह से पब्लिक सेक्टर्स को ज़्यादा प्रमोट किया गया था। तो फर्स्ट फीचर हो गया आपका पब्लिक एंटरप्राइजेज वर प्लेड अ सेंट्रल रोल। द सेकेंड फीचर इज द प्राइवेट एंटरप्राइजेज वर टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल in the process of industrialization and that too under permit the license raj. It was system under which the private entrepreneurs were to obtain a license for their industrial establishment and in most cases were to produce goods within the legally prescribed limit of the production capacity. ये चीज़ भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि लाइसेंसिंग जो है वो कंपलसरी कर दी गई थी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। और दूसरा अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था, उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रोसेस में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो थे या प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो थी, उनका रोल जो था वो केवल एक सेकेंडरी रोल था, यानी उनका रोल एक लिमिटेड रोल तक ही था। जो मेन रोल प्ले कर रही थी वो पब्लिक एंटरप्राइजेस जो हैं वो प्ले कर रही थी। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर्स को या प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अगर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए उनको कंपल्सरीली गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना होता था, देन उसके बाद में वो बिज़नेस एस्टेब्लिश कर सकते थे। ना केवल बिजनेस एस्टेब्लिश करने में बल्कि बिजनेस को एक्सपांड भी अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या प्राइवेट एंटरप्राइजेस कर रही हैं तो उस केस में भी उनको एक्सपांशन का लाइसेंस लेना कंपलसरी था। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारा सेकंड फीचर कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो बिजनेस एक्सपांड करने के लिए और नया बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा, देन उसके बाद में वो सारा वर्क जो है वो कर सकते हैं। द थर्ड फीचर इज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इम्प्लाइंग दैट द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स वॉज टू अकॉर्डेड अ हाई प्रायोरिटी विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो लाइन दी हुई है आपके इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मीनिंग ही दे रखा है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो बाहर से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इंपोर्ट किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर। इंपोर्ट का मतलब आप सभी को पता ही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी आउट ऑफ इंडिया से जो भी प्रोडक्ट इंडिया के अंदर परचेज करके मंगवाए जाते हैं उनको हम इंपोर्ट बोलते हैं। तो हमारा मेन फोकस किस पे होना होगा? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पर, यानी वो प्रोडक्ट जो इंडिया बाहर से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहा है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, उन प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाए। क्या वो प्रोडक्ट जो बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाए, यही होता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो मेन फोकस किस पे था? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे, कि हम वो सारे प्रोडक्ट इंडिया के अंदर ही बना लें ताकि हमारे को बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बैलेंस रह सके। द आइडिया वॉज टू अचीव सेल्फ रिलायंस एज वेल एज द इकोनॉमीज द यूज़ ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जैसा कि मैंने बोल ही दिया कि हम अगर बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हमारे को फॉरेन करेंसी में पेमेंट उनको करना होगा, तो उसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो खाली हो जाएगा।
तो अगर हमारे को अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसको बैलेंस्ड रखना है, मेंटेन रखना है, तो हमारे को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है उस पर फोकस करना होगा, ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाहर कम जाए और हम अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसको भी मेंटेन कर सकें। प्लस सेल्फ रिलायंस जो है वो सेल्फ रिलायंस भी हम ला सकें, यानी आत्मनिर्भर भारत का जो सपना मोदी जी देख रहे हैं उसको पूरा किया जा सके। तो ये सब काम उस समय से ही चालू था, मतलब टारगेट्स हमारे हमेशा से यही रहे हैं। वो बात अलग है कि अभी तक अचीव नहीं हुए हैं, लेकिन टारगेट्स हमेशा हमारे वही रहे हैं कि हम सेल्फ रिलायंस बने। चलिए, ये तो था हमारा थर्ड फीचर। अब है हमारा नेक्स्ट फोर्थ फीचर, एज फार एज पॉसिबल द डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन, प्रोटेक्शन वॉज टू बी ऑफर्ड थ्रू। देखिए, जैसा कि हमने कहा ना कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर भी यही होता था कि इंडिया से रॉ मटेरियल वो लोग परचेज करके ब्रिटेन भेज देते थे, और वहाँ से मशीन मेड आइटम जो कि बहुत सस्ता होता था उस प्रोडक्ट को ला करके यहाँ इंडिया के अंदर वो सेल करते थे। तो उसकी वजह से हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी या लोकल इंडस्ट्रीज़ जो थी हमारी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्योंकि हमारी इंडियन इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बनता था वो बहुत कॉस्टली होता था, क्योंकि हम यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है उसको यूज़ करते थे। मशीन मेड बहुत कम बनाते थे हम लोग, क्योंकि वो उसमें एक बड़े इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती थी। तो इसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट महंगा होता था, और बाहर ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट आ रहा था वो बहुत सस्ता होता था। तो हमारे प्रोडक्ट को वहाँ उनके प्रोडक्ट से बहुत कंपटीशन करना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई थी। तो इसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपटीशन कम करना पड़े। तो उसके लिए उन्होंने क्या टेक्निक्स यूज़ की हैं, देखिए मेन, हेवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स। सबसे बड़ा सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन यही है कि बाहर से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, यानी कि टैक्स इंक्रीज़ कर दो। टैक्स इंक्रीज़ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा जब वो इंडिया के अंदर आएगा। तो हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में वो प्रोडक्ट महंगा होने से अब हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्ट होगा वही सेल होगा, उसकी सेल जो होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट किया हुआ प्रोडक्ट महंगा हो गया है। किसकी वजह से, हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स की वजह से। तो फर्स्ट मेजर ये यूज़ लिया गया उन्होंने। द सेकेंड मेजर इज फिक्सेशन ऑफ द इम्पोर्ट कोटा। इट वॉज रियलाइज द प्रोटेक्शन वुड फास्टर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। देखो, एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी, इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि भी इम्पोर्ट कोटा भी फिक्स कर दो, यानी किसी प्रोडक्ट को कितना इम्पोर्ट, कितनी क्वांटिटी में इम्पोर्ट किया जाएगा ये भी फिक्स कर दिया जाए। तो लोग क्या होंगे, ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं करेंगे, और ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं होगा तो अपनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, यानी लोकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उनसे उनका कंपटीशन भी कम होगा, और कंपटीशन कम होगा तो हमारी इंडस्ट्रीज जो अच्छे से सर्वाइव भी कर लेगी और हो सकता है प्रॉफिट में भी आ जाए। तो दो चीज़ों पे फोकस किया उन्होंने, एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी, और दूसरा इम्पोर्ट कोटा, यानी क्वांटिटी कितनी इम्पोर्ट की जाएगी ये भी उन्होंने फिक्स कर दिया। तो ये था फोर्थ पॉइंट के अंदर। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वॉज टू बी डेवलप्ड विथ अ व्यू टू बिल्डिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन द कंट्री। देखिए, जैसा हम अभी पहले वीडियो में हमने देखा था, एसएसआईज के बारे में हमने पढ़ा था, और एसएसआईज की क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने देखी थी। स्टूडेंट, एसएसआईज की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी ही इंपॉर्टेंस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की भी इंडिया के अंदर है, क्योंकि देखिए एसएसआईज जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती हैं, इक्विटी मेंटेन करती है। लेकिन अगर हमें इंडिया का या इंडियन इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ करना है, या हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट जो उसको हाई करना है, या हम ये कहें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करनी है, तो वो हेल्प केवल और केवल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के थ्रू ही हो सकती है, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के थ्रू ही हम अपना प्रोडक्ट जो है वो लार्ज स्केल पर बना करके उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाहर के मार्केट में भी हम अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, यानी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के थ्रू जो है हम फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है हमारा, हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी फॉरेन करेंसी जो हम वो कमा सकते हैं। और अगर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हमारे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे एडवांटेजेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। साथ ही साथ मार्केट के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन की रेट जो है, वो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट भी बढ़ेगी। अदर कंट्रीज़ जो हैं वो भी एनकरेज होंगी इंडिया के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश करने के लिए। तो स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंस के पॉइंट हैं जो हम कह सकते हैं इन फेवर ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के साथ साथ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उनका फोकस जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पर भी दिया उन्होंने, जितना उन्होंने एसएसआईज पर दिया था। तो ये था फिफ्थ फीचर,
And the last feature is the small scale industries was to develop with a view to achieving the objectives of employment and equity. इस पॉइंट को हम बहुत ही ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में, तो मैं इस पॉइंट पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा. तो ये थे हमारे मेन 6 फीचर जो हैं जो कि फॉलो किए गए थे इन 1950 टू 1990 के बीच में. ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. साइलेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990. तो हमने ये फीचर्स तो डिस्कस कर लिए. अब हमारी बात आती है इसके गुड इफेक्ट क्या थे और बैड इफेक्ट क्या थे. तो वैसे अगर देखो इसने स्टूडेंट हमने इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए तो हमें ऑलरेडी पता लग चुका है कि इसके गुड इफेक्ट क्या थे और बैड इफेक्ट क्या थे. फिर भी हम थोड़ा सा इनको इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट वाज द गुड इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ड्यूरिंग 1950 to 1990. The strategy of the industrialization yielded the following good effect. The first good effect was the economic growth got a big push. जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं, एसएसआईज का डेवलपमेंट कर रहे हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं. तो इन सारे डेवलपमेंट्स के पीछे जो हमारा मेन रीज़न था वो था इकोनॉमिक ग्रोथ. और इन सभी की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारी इंक्रीज़ हुई है. The industrial output recorded a significant rise. There was about 6% annual increase in the output during the period 1950 to 1990. तो देखिए इतना इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करने की वजह से हमारा क्या हुआ कि जो आउटपुट था हमारा वो आउटपुट हमारा 6% एनुअल यानी सालाना 6% की रेट से दर से जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट था यानी प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हुआ है ड्यूरिंग द 1950 टू 1990. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट हमारा गुड इफेक्ट. द सेकेंड गुड इफेक्ट इज देयर वॉज अ मार्केट डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. द देन सनराइज इंडस्ट्री यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड द इलेक्ट्रॉनिक इन पर्टिकुलर मार्केट इज इमर्ज्ड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. जैसा हमारा पहला जो फोकस था वो कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स जो था उन गिने चुने प्रोडक्ट्स पर ही था, लेकिन ये सारे चेंजेस होने के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद हमारा फोकस जो है वो थोड़ा कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट से हट करके डाइवर्सिफाइड हो गया, जिसको इन्होंने नाम दिया है सनराइज इंडस्ट्री. सनराइज इंडस्ट्रीज मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं उन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हो गए. बहुत सारे प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट भी हुआ, नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए. तो एक हमारे को एडवांटेजेस ये मिला कि मार्केट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन हो गया. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री कैन डील. तो वो होता है डाइवर्सिफिकेशन कि एक इंडस्ट्री जो है डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है. तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन जो है वो भी हमारे को देखने को मिला मार्केट के अंदर. द थर्ड गुड इफेक्ट इज द ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक द रोकेला एंड द भिलाई स्टील प्लांट प्रोटेक्टेड एन इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इंडियन इकोनॉमी. एंड इंडियन इकोनॉमी शोज इट्स एबिलिटी टू ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन. देखिए जैसा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के साथ में ही हमने कहा था कि इनका मेन मोटिव जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है वो इंडिया में डेवलप करना था. तो इन इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के साथ में ही इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज़ हो गई. तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ डेवलपमेंट में भी हेल्प हुई है इन चेंजेस की वजह से. अब हम देखते हैं अपना लास्ट जो गुड इफेक्ट का पॉइंट है वो द ग्रोथ ऑफ एसएसआई मेड अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस. जो हम इनकम इक्वलिटी की बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात कर रहे थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो था वो इनइक्वल था, लेकिन एसएसआई के ग्रोथ के साथ में ही इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी इक्वल हो गया. प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ हुई. और इसकी वजह से ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ जो है वो इंडिया के अंदर इंक्रीज़ हो गया था. तो स्टूडेंट ये थे मेन 4 गुड इफ़ेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंजेस इन 1950 टू 1990. तो गुड इफ़ेक्ट के बाद में अब नंबर आता है अपना बैड इफ़ेक्ट्स का कि क्या डिसएडवांटेजेस उसके रहे हैं इन चेंजेस के या क्या बैड इफ़ेक्ट जो है वो हुआ है. तो देखते हैं फर्स्ट बैड इफ़ेक्ट क्या था हमारा. फर्स्ट बैड इफ़ेक्ट था हमारा द पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज ग्रेजुअली टर्न्ड आउट टू बी अ डेड सोशल वेट. insufficiently
inefficiently, the corruption, leakage and the proliferations emerged as their principal characteristics. क्या कहा है? तो देखिए, जैसे फोकस जो था वो था पब्लिक सेक्टर पर, प्राइवेट सेक्टर जो था वो केवल एक सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर पब्लिक सेक्टर की बात आ जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर की बात आ जाती है, वहाँ पर पहला वर्ड सभी के दिमाग में यही आता है, करप्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई चीज़ है, अभी की अगर हम कंडीशन देखें तो प्राइवेट सेक्टर्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर करप्शन नहीं है। यानी अगर आप काम करोगे, आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा तो आप सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज आपको किक आउट कर देंगे। लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि जो बंदा एक बार जॉब पर लग गया या एक बार किसी डिपार्टमेंट में लग गया तो फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो लोग क्या हो जाते हैं, कामचोर हो जाते हैं, कामचोर हो जाते हैं, प्लस करप्शन भी बहुत फैल जाता है। विदाउट वो रिश्वत के कोई काम करते ही नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर पर फोकस ज़्यादा होने की वजह से यही प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट होने लगी। रिसोर्सेज का जो है वो यूज़ भी सही से नहीं होने लगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होने लगा, करप्शन, लीकेज एंड पिल्फरेज, ये जो है ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगी और वो इंडियन सोसाइटी को भी धीरे धीरे ख़राब करने लगी। बाय इनकरिंग ह्यूज लॉसेस द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज लेड टू द इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ द स्केयर नेशनल रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया कि हमारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल रिसोर्स थे उन रिसोर्सेज का वेस्टेज होने लग गया। क्योंकि क्या है, पब्लिक सेक्टर में कोई इतना ध्यान देता नहीं है ना, करप्शन की वजह से कहें या वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं लोग, क्योंकि एक बार लग गए हैं, उनको पता है अब कुछ होने वाला नहीं है हमारा। तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का तो भी उस पर वो फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से जो नेशन के स्केयर रिसोर्सेज थे, जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उन रिसोर्सेज का भी सही से यूज़ नहीं हो रहा था। तो ये था फर्स्ट ड्रॉबैक कि पब्लिक सेक्टर की वजह से करप्शन बढ़ा, रिसोर्सेज का वेस्टेज जो है वो इंक्रीज़ हुआ। सेकेंड ड्रॉबैक या बैड इफेक्ट, the protection of the domestic industry stimulates its growth, but it fails to achieve the international standards of the production quality. Lack of the competition prompted the domestic entrepreneurs to focus upon the monopoly control of the market. Growth through the competition and diversification was conveniently avoided. जैसा कि हमने पहले इसके एडवांटेजेस की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो बढ़ी है, प्लस इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो है या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो है हमें स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो हम इंटरनेशनल मार्केट में जो अपने प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे थे, उन प्रोडक्ट्स की वजह से हम एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट थे उन प्रोडक्ट्स को हम नहीं दे पा रहे थे। तो अगर हम कहें कि नो डाउट हमने ग्रोथ किया, लेकिन हम इस तरह के प्रोडक्ट या इस तरह के स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाए जिनकी वजह से हम जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं उन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स से कंपटीशन कर पाएँ। तो ये भी एक कमी रही है। भले ही हमने ग्रोथ कर ली लेकिन हम वो उस टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करवा पाए जो स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, जो एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट के अंदर होता है। तो उस तरह के स्टैंडर्ड्स हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए। द थर्ड ड्रॉबैक, saving foreign exchange through the import substitution rather than gathering it through the export promotion। देखिए, हमने पहले कहा था हमारा जो टारगेट था वो ये था import substitution, यानी जिन प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस टाइप के प्रोडक्ट जो है हम इंडिया में ही प्रोड्यूस कर लें, ताकि हमारे को इंपोर्ट पर जो इतना पेमेंट करना पड़ रहा था वो इंपोर्ट का हमें पेमेंट ना करना पड़े। तो हमने इस चीज़ पर फोकस किया कि हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कर लें, लेकिन हमारा फोकस कभी भी ये नहीं रहा कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोशन दें या एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। हमने क्या सोचा केवल कि हम केवल वो प्रोडक्ट बना लें जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने ये कभी भी नहीं सोचा कि हम इतना बनाएं कि हम वो प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट करें। तो ये भी एक कमी थी हमारी कि हम केवल ये सोच रहे थे कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट हम बाहर से ज़्यादा खरीदते हैं तो इसको इंडिया में बना लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। लेकिन हमने ये कभी भी नहीं सोचा कि क्यों ना हम इस प्रोडक्ट को इतना बनाएं कि हम लोग बाहर वालों को सेल करें, एक्सपोर्ट करें। तो ये फोकस हम करना भूल गए या इस पर हम फोकस नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, तो प्रोवाइड टू बी अ इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टार्टेड श्रिंकिंग एंड बाय द एंड ऑफ 1990 दीज स्टॉक्स रीचेज देयर बॉटम
so much so that we had a pledge or the gold reserve with the World Bank to the salvage our borrowings। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्ट नहीं होने की वजह से हम फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्न नहीं कर पाए, या फॉरेन करेंसी जो है वो अर्न नहीं कर पाए। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम फॉरेन करेंसी अर्न नहीं करेंगे या इंपोर्ट के लिए फॉरेन करेंसी का पेमेंट करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और यही हुआ 1990 तक पहुंचते पहुंचते हमारा जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, यानी फॉरेन करेंसी का जो हमारे पास रिजर्व था, वो रिजर्व जो है वो बॉटम लेवल तक पहुंच चुका, बिल्कुल ख़त्म होने की कंडीशंस पर पहुंच गया था। तो उसकी वजह से हमारी अब डिपेंडेंसी जो थी वो किस पर बढ़ गई, गोल्ड के ऊपर। जो गोल्ड आरबीआई के पास में रिजर्व में था, या जो गोल्ड हमें बाहर से वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के इसका पेमेंट जो है हम लोगों को करना पड़ा। तो फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म होने की वजह से जो बर्डन था वो और बढ़ता गया, क्योंकि हमने इसको पूरा करने के लिए या तो हमने गोल्ड को एज ए लीज पर रख करके और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, या फिर हमने डायरेक्ट लोन लिया वर्ल्ड बैंक से, ताकि जो हम ये हमारा फॉरेन करेंसी का जो रिज़र्व ख़त्म हो रहा है उसको हम पूरा कर सकें। तो एक ये भी बढ़ गया कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व ख़त्म हो गया और बर्डन लोन के थ्रू या लोन की फॉर्म में हमारे पर बढ़ने लगा। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ड्यूरिंग 1950 टू 1990। और मेरे ख्याल से आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार और उनको रीड आउट करना तो आराम से आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ आपको रिवीजन विंडोज़ दे रखी है। इस रिवीजन विंडो में मतलब सारा जो है आपका वो इन शॉर्ट दे रखा है, तो आप इसको एक बार रीड आउट कर लें, अच्छे से समझ लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा 4th चैप्टर जो था वो 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1950 टू 1990। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलिए, थैंक यू।